गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं। पहले वाली क्लास में अपन ने मृत्तिका जो था या सिलिकेट जो क्ले थी उसके कुछ प्रकार थे वो 1 बाय 1 करके डिस्कस किए थे, जिसमें मोंट मोरिनोलाइट ग्रुप था, केलियोनाइट ग्रुप था और इलाइट ग्रुप था, जो अपन ने 1 बाय 1 करके क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। ओके, आज का अपना जो नेक्स्ट टॉपिक अपन लेके चल रहे हैं, मृत्तिका खनिज का महत्व है। जो क्ले मिनरल्स होते हैं उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, जो अपन 1 बाय 1 करके यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये बात आपको 1 बाय 1 करके डिस्कस करनी है। इनके कुछ इम्पोर्टेंस हैं जो अपन डिस्कस कर रहे हैं। ओके, मृत्तिका खनिज का महत्व है, यानी अपन ने जैसे आपने मोंट मोरिनोलाइट में पढ़ा था कि इसमें मोंट मोरिनोलाइट खनिज पाया जाता है। आपने केलियोनाइट में पढ़ा था कि इसमें केलियोनाइट खनिज पाया जाता है। और इलाइट में अपन ने डिस्कस किया था कि इसमें इलाइट खनिज पाया जाता है। तो जो उनमें जो खनिज होता है उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, एक्चुअल में मृत्तिका में या मृदा में उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, वो अपन क्या कर रहे हैं 1 बाय 1 करके यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहला इम्पोर्टेंस 2 होता है जिसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता या फिर इसको अपन उर्वरकता भी बोल सकते हैं। तो मृदा उर्वरकता का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि मृदा में जो मृत्तिका होती है उसकी प्रेजेंस से पोषक तत्व जो होते हैं वो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, या पोषक तत्व की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। किसकी उपस्थिति से? मृत्तिका या क्ले की प्रेजेंस से आसानी से मिनरल्स वहाँ पे मिल जाते हैं, जिससे मृदा उर्वरकता जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ये तो आपको खुद को पता होगा कि जिस मृदा में पोषक तत्व जितने ज़्यादा होंगे उस मृदा की उर्वरक क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। जिसमें कम पोषक तत्व होंगे वो कम उर्वरक क्षमता वाली मृदा होगी। तो यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं कि खनिज का इम्पोर्टेंस क्या है, मृदा में क्या महत्व है। तो जिसमें खनिज होगी तो उस खनिज में पोषक तत्व होंगे, वो पोषक तत्व मृदा में आसानी से आ जाएंगे। और आसानी से जिस मृदा में पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं उस कंडीशन में अपन ये बोलेंगे कि उस मृदा की जो उर्वरक क्षमता होती है वो अपेक्षाकृत क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। तो ये पहला जो पॉइंट यहाँ पे आता है मृदा उर्वरकता, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि मृत्तिका खनिज का एक्चुअल में महत्व क्या है। कि मृदा में अगर खनिज होगा तो वो खनिज में जो भी पोषक तत्व होंगे वो किसी भी रीजन से डिसोसिएट होगी खनिज, और डिसोसिएशन का मतलब उसका अपघटन होगा, और अपघटन से पोषक तत्व मृदा में आएंगे, और पोषक तत्व मृदा में आने से क्या होगा, उस मृदा की उर्वरक क्षमता में वृद्धि होगी। ओके, दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे आता है जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता का मतलब क्या होता है कि कुछ मृदाएं ऐसी होती है कि जिनकी जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है, कुछ मृदाएं ऐसी होती है जिनकी जल धारण क्षमता कम होती है। तो जल धारण क्षमता का मतलब क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन पावर, जिसको अपन बोल रहे हैं कि कई मृदाएं ऐसी होती हैं जिनमें नमी रहती है, उसमें काफ़ी समय तक पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो नमी को काफ़ी समय तक एब्जॉर्ब करके रखती हैं, जिससे अपन ये बोल सकते हैं कि उनको लंबे समय अंतराल तक पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ मृदाएं ऐसी होती है जिनमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है प्लांट्स को, क्योंकि वो नमी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है जल धारण क्षमता का मतलब आप समझ गए होंगे। कई मृदाएं ऐसी होती हैं जिनकी जल धारण क्षमता क्या होती है, कम, और कई मृदाएं ऐसे मिलेगी जिनकी जल धारण क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अपन डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअल में जो मृत्तिका खनिज होती है उसकी प्रेजेंस से क्या होता है, उसके जो कण होते हैं वो कुछ बारीक होते हैं, और रंध्रों का आकार भी क्या होता है, छोटा होता है। उस दोनों की वजह से, इन दोनों गुणों की वजह से अपन ये बोल सकते हैं कि इनकी जो जल धारण क्षमता होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जल धारण क्षमता का मतलब यहाँ पे समझ गए होंगे कि ये काफ़ी वाटर को स्टोर कर लेती हैं और काफ़ी समय तक इनमें नमी बनी रहती है, और एक लंबे अंतराल तक इनमें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, ये जल धारण क्षमता की बात यहाँ पे होगी। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं धनायन विनिमय क्षमता, जो अपन ने पहले वाले क्लास में भी डिस्कस किया था। इसको CEC बोलते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बोर्ड एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी आया हुआ है। CEC का मतलब आपको पहले भी मैंने डिस्कस किया था। CEC का मतलब यहाँ पे क्या है, C फॉर कैटाइन, E फॉर एक्सचेंज और C फॉर कैपेसिटी। ओके, कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं धनायन विनिमय क्षमता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। CEC जिसको अपन बोल रहे हैं धनायन विनिमय क्षमता का मतलब कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी।
आपने पहले वाले क्लास में डिस्कस किया था कि जो मृतिका होती है, जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, सपोज ये कोई मृदा कण है आपके पास और आपको ये पता है कि ये कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। ये अपन ने पहले बहुत बार डिस्कस किया हुआ है कि मृदा का जो कोलोइडल सिस्टम होता है वो ऋणावेशित होता है। ओके, इस पे ऋणावेश होता है। तो ऋणावेश की वजह से कुछ धनायन होते हैं, लाइक सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन। ये कुछ जो धनायन होते हैं ये क्या होते हैं, मृदा के जो कण होते हैं उनसे आकर्षित होते हैं, क्योंकि मृदा एक खुद ऋणावेशी सिस्टम होता है। तो धनायन उसकी ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं और सतह पे धनायनों की एक लेयर बन जाती है, जिससे अपन ये बोल सकते हैं कि जो कुछ आवश्यक पोषक तत्व होते हैं धनायन के रूप में, जो मृदा या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि पादपों को आवश्यक होते हैं, वो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ओके, तो ये बात होगी धनायन विनिमय क्षमता की। तो मोस्टली क्या होता है, धनायन विनिमय क्षमता मृत्तिका खनिज की अपेक्षाकृत क्या होगी, ज़्यादा मिलती है। वो धनायनों को ज़्यादा आकर्षित करते हैं क्योंकि वो ऋणावेशी सिस्टम होता है, और धनायन आकर्षित होते हैं तो पादपों को पोषक तत्व क्या होते हैं, आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोषक तत्वों का अधिशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। तो अधिशोषण की अपन